स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जब एक दिन के लिए कारखानों के शोर अचानक बंद हो जाएं, बैंकों के शटर न उठें और देश के अन्नदाता विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो जाएं, यानी कि कल 12 फरवरी 2026 को एक देशव्यापी बंद का आयोजन किया गया है, जिसमें 30 करोड़ लोग शामिल होने की संभावना है। 600 से ज्यादा जिलों के प्रभावित होने की संभावना है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोयला, स्टील, ट्रांसपोर्ट, ये सारे सेक्टर में कल स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। और आप सोचिए, इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं किसान संगठन। तो वास्तव में अब मुद्दा केवल और केवल कुछ बातों का नहीं रह जाता है, मुद्दा हर प्रकार से हो रहे नए रिफॉर्म्स, 4 नए लेबर कोड्स के साथ साथ यूएस इंडिया ट्रेड डील में किसानों के कंसर्न, बैंकिंग कर्मचारियों की समस्याओं और अन्य बहुत से मामलों का एक साथ सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन से बन जाता है। तो आज इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत बंद केवल एक विरोध नहीं है, यह एक आईना है। और आज उसी आईने में झांक कर हम देखेंगे आखिर आधुनिक भारत के निर्माता, मजदूर, किसान, कर्मचारी सभी सड़क पर क्यों हैं और इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। देश की 10 ट्रेड यूनियंस ने कल एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका समर्थन किसान यूनियन ने भी किया है। बैंकिंग सेक्टर की तरफ से अलग से इसके लिए आह्वान किया गया है और कल एसबीआई सहित बड़े बैंक्स भी बंद रहेंगे। अब इस राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को केवल यूनियन पॉलिटिक्स समझना एक गंभीर भूल हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े लोग नहीं है। 30 करोड़ श्रमिकों की देश भर से भागीदारी की संभावना है। 600 से ज्यादा जिले इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। इस भारत बंद में वो गिग वर्कर्स भी हैं जो आपके घर के दरवाजे तक डिलीवरी पहुंचाते हैं, और वे असंगठित मजदूर भी हैं जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, वह मध्यम वर्ग भी है, वह मिडिल क्लास भी है, जो सरकारी सेवाओं के संभावित निजीकरण से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और एक साथ स्ट्राइक पर जा रहा है। यह पूरे आंदोलन को समझने की प्रयास कीजिएगा। इन आंदोलनों में सबसे बड़ा रीजन जो दिया जा रहा है वह है लेबर कोड्स। 4 नए लेबर कोड्स लागू हो रहे हैं और इन्हें सुधार या शोषण के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। देखिए, पूरे आंदोलन में अगर हम देखें तो सरकार का यह कहना है कि 44 जटिल श्रम कानूनों को सरलीकृत करके 4 नई श्रम संहिताओं में परिवर्तित किया गया है, जिससे इस देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे बढ़े। लेकिन आप देखिए, पुराने श्रम कानून में 44 अधिनियम थे, जहां पर स्थिरता, सुरक्षा, श्रमिक संरक्षण और संघ की ताकत मिल रही थी, लेबर यूनियंस को ताकत मिल रही थी। 4 नए लेबर कोड्स में अगर आप देखें तो सबका सरलीकरण किया गया है, लचीलापन बढ़ा है, कॉर्पोरेट अनुकूलित नियम है और प्रक्रियाएं सरल की गई हैं। अब यहां पर लेबर यूनियंस का और मजदूरों का तर्क यह है कि क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ईज ऑफ फायरिंग वर्कर्स होना चाहिए। अब इन लेबर कोड्स में क्या क्या चेंजेस हुए उन पर मेजरली बात कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले अगर आप देखें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जहां पर सबसे पहला और सबसे बड़ा विवाद है, 300 तक के कर्मचारियों वाली कंपनियों को यह छूट दी गई है कि वह सरकार की अनुमति के बिना छटनी कर सकती हैं, यानी कि हायर एंड फायर की संस्कृति को एक प्रकार से कानूनी मान्यता दी गई है। और यह श्रमिकों का सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इससे श्रमिक सुरक्षा कमजोर होती है और मैनेजमेंट के पास असीमित शक्ति बन जाती है, मिल जाती है उन्हें यह शक्ति, और बिना सरकारी अनुमति के जो छटनी है वह कर्मचारियों को हमेशा डर के माहौल में बनाकर रखती है। दूसरा बड़ा कंसर्न जो है वह है हड़ताल के अधिकार का, जो कागजों पर तो दिया गया है लेकिन जमीन पर प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो हड़ताल से पहले 14 से 60 दिन का नोटिस देना होगा, जो कि व्यवहारिक रूप से किसी भी इमीडिएट स्ट्राइक के कॉल की संभावना को खत्म कर देता है। यानी कि आप अनिवार्य सूचना अवधि को फॉलो किए बिना हड़ताल बुला ही नहीं सकते, और इस तरीके से आप प्रशासनिक बाधाओं में
घिर जाएंगे। और जो मजदूर संगठन है उनका यह मानना है कि इस प्रकार से तो आप हड़ताल के अधिकार को सिस्टमेटिकली खत्म कर देंगे। अगली बड़ी समस्या वेतन संहिता को लेकर भी है, बोनस और ओवरटाइम की गणना को लेकर भी अस्पष्टता है और जिसका सीधा असर मजदूर की जेब पर पड़ेगा। यह सभी मजदूर संगठनों के कंसर्न है। यूनियंस का आरोप यह भी है कि यह कानून मजदूरों को 19वीं सदी के उस औद्योगिक व्यवस्था की ओर ढकेल रहे हैं जहां फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री मैनेजमेंट की मर्जी कानून हुआ करती थी और अब ऐसा ही माहौल और ऐसे ही नियम बनाए गए हैं। अगर हम बात करें दूसरे पक्ष की यानी कि बैंकिंग कर्मचारियों की, बैंक कर्मचारी सड़कों पर क्यों जा रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में ही बैंक की हड़ताल हुई थी, अब पुनः बैंक की कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या वे सैलरी बढ़वाना चाहते हैं? नहीं, वे लड़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व के लिए। इस बार इनकी मांग बेसिकली पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व की है। वास्तव में बैंकिंग सेक्टर पर अगर आप देखिए तो एनपीए का बोझ है और एनपीए का बोझ महत्वपूर्ण रूप से कहां से आता है? एनपीए का यह महत्वपूर्ण बोझ आम जनता से नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेट घरानों के डूबते हुए कर्ज हैं जिनका भार आम जनता की बचत और बैंक कर्मचारियों की मेहनत पर पड़ता है। क्वेश्चन बैंक्स पर उठाए जाते हैं। दूसरा बड़ा रीजन जो बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का है वह है स्टाफ की कमी। एक तरफ करोड़ों लोग देश में बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ एक बैंक कर्मचारी को 3-3, 4-4 लोगों का काम करना पड़ रहा है और बैंक इस स्ट्रेस से, बैंक कर्मचारी इस स्ट्रेस से उबर नहीं पा रहे हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो किया था, उसको भी अगर आपके पास समय होगा देखिएगा। तीसरा बड़ा रीजन जिसके कारण बैंक्स के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और वह है निजीकरण का डर। जिस तरीके से न्यूज आ रही है और कल ही मैंने इसके बारे में भी किया था वीडियो कि जो बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है, बड़े बैंक्स बनाने की बात की जा रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की जा रही है, तो एक तरीके से कर्मचारियों में निजीकरण का डर बहुत गहरा बैठता जा रहा है कि अगर बैंक निजी हो गए तो यहां पर सवाल और समस्या केवल बैंक कर्मचारियों की नहीं रहेगी, उस ग्रामीण इलाकों में क्या होगा जहां पर जीरो बैलेंस खाते हुआ करते थे। क्या इस तरीके के निजी बैंक जीरो बैलेंस खाते खोलेंगे? क्या वे किसानों को सस्ता कर्ज देने में प्रोत्साहित होंगे या देना चाहेंगे? और यही सवाल बैंक कर्मचारी अब सड़कों पर उतरकर पूछ रहे हैं। अब इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि जब खेत और फैक्ट्री दोनों एक ही सुर में बोलने लगे। 12 फरवरी 2026 को एक ऐसा ही क्षण है जहां पर मजदूरों के साथ साथ किसानों का भी समर्थन है। किसानों के मुद्दे क्या हैं? किस मामले में किसान जो है वह जा रहे हैं हड़ताल करने के लिए? तो देखिएगा, तो अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के साथ क्या हो रहा है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी की गारंटी। किसान लंबे समय से और बहुत सारे आंदोलनों के द्वारा एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और किसानों की सबसे बड़ी नाराजगी यही है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी, उचित मूल्य का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, अगर देखा जाए तो डीजल, खाद, बीज, इन सब की बढ़ती हुई कीमतें किसानों के लिए हर चीज की लागत बढ़ा रही हैं और किसान इससे बहुत परेशान है। और तीसरी बड़ी चीज जो किसानों का बड़ा मुद्दा है वह है बाजार नियंत्रण। कॉर्पोरेट एकाधिकार हो रहा है धीरे धीरे मार्केट पर और बाजार पर कॉर्पोरेट के अधिकारों का बढ़ना किसानों के हितों के विरोध में है और इसीलिए किसान संगठन भी विरोध में जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। इन ऑल देखिए, जब मजदूर की क्रय शक्ति घटती है, ये एक तरीके का दुष्चक्र है। जब मजदूर की क्रय शक्ति घटती है तो बाजार की मांग कम होगी, जब बाजार की मांग कम होती है तो किसानों की आय प्रभावित होती है, फिर कुपोषण बढ़ता है और कमजोर श्रम शक्ति तैयार होती है। ये पूरा एक साइकिल चलता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास मजदूर के पास क्रय शक्ति नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, तो वो किसानों का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा और जब वो किसानों का अनाज नहीं खरीद पाएगा तो किसान गरीब रहेगा। जब किसान गरीब रहेगा तो मजदूर का बच्चा भी कुपोषित रहेगा। तो यह दुष्चक्र है और इसे तोड़ने के लिए ही किसान मजदूर एकता के नाम पर और इस एकता की अनिवार्यता को समझते हुए हड़ताल पर लोग जा रहे हैं। अब यहां पर सवाल केवल नीतियों का नहीं है, यहां पर सवाल दर्शन का भी है, फिलॉसफी का भी। देखिए, क्या जीडीपी की रफ्तार का जो होता है, जो तेज जीडीपी बढ़ने की बात होती है, 7%, 8% की ग्रोथ रेट है हमारी, क्या यह सफलता की रफ्तार ही देश की सफलता का पैमाना होना चाहिए? अगर शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है लेकिन वास्तविक मजदूरी वैसी की वैसी ही है तो क्या यह विकास समावेशी माना जाएगा? सरकार का पक्ष यह है कि निवेश के लिए हमें लचीले नियम बनाने पड़ेंगे, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना पड़ेगा, तभी कॉर्पोरेट्स भारत में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन
सरकार यह भी कह रही है कि अगर यह सब हम करेंगे तो औद्योगिक शांति बनाने के लिए करेंगे और इससे रोजगार सृजन भी होगा। महत्वपूर्ण क्या है, मजदूर क्या कह रहा है? मजदूर यह कह रहा है कि सुरक्षा के बिना अगर आप रोजगार देते भी हैं तो यह एक प्रकार से आधुनिक गुलामी होगी। दूसरी खास बात, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, यह सब सरकार की जिम्मेदारी है, यह कोई चैरिटी नहीं है जो आप दे रहे हैं और यह आपको देना ही पड़ेगा। तो यह मुद्दे 12 फरवरी यानी कल की हड़ताल को लेकर पूरे देश में गूंजने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो 12 फरवरी की हड़ताल है वह कोई डेडलॉक नहीं है, वास्तव में यह डायलॉग का आह्वान है। लोकतंत्र में संवाद ही एकमात्र रास्ता होता है। जब नीतियां वातानुकूलित कमरों में, एसी चैंबर्स में बनती हैं तो जिनके लिए बनती हैं उनकी आवाज तो वहां शामिल ही नहीं होती, इसीलिए ऐसी हड़तालें जन्म लेती हैं। अगर हम नीतियां बनाते समय उन पक्षकारों को भी शामिल करें, उन हितधारकों को भी शामिल करें जिनके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, तो शायद वे नीतियां ज्यादा प्रभावी और सुचारू हो। आज भी सवाल वही है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था इंसानों की बेहतरी के लिए है या इंसानों को अर्थव्यवस्था की बेदी पर चढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं? अगर आप इस आंदोलन को देख रहे हैं तो आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या लेबर कोड्स में बदलाव जरूरी है या मजदूरों और किसानों की आशंकाएं आपको लगता है पॉलिटिकल है और यह केवल और केवल देश के विकास को रोकने के लिए है? आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं और आपका पक्ष भी दूसरों के पक्ष को प्रभावित करेगा। लोग भी आपके विचारों से सुनेंगे, क्योंकि मैंने कहा लोकतंत्र में डायलॉग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक जिंदा रहता है जब तक नागरिक जागरूक रहते हैं और मेरा विश्वास है कि आप जागरूक नागरिक हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2026 में, 2027 में या 2028 में यूपीएससी का परीक्षा देना चाहते हैं। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भर चुके हैं तो आपके लिए हमारे पास एसआईपी बैच है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को बेहतर फॉर्मेशन, बेहतर रिवीजन, अपडेशन नहीं दे पाया है तो आप तुरंत एसआईपी ज्वाइन कर लीजिए हमारा, क्योंकि एसआईपी प्रोग्राम में आपको सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा और आपको इतने कम समय में सारी कुछ तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2027 या 2028 में यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास P2I बैच है और इस P2I बैच में प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में बैचेस अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाता है, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। इन सब की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर एक सूचना और भी है कि आपको इस समय रैंक बूस्टर सेल का लाभ दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको फ्लैट 50% का ऑफ प्रत्येक कोर्स पर दिया जा रहा है। तो कोई भी कोर्स आप खरीदेंगे आपको आधी फीस ही देनी होगी। महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोर्स खरीदने जाएं तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड को लगाते ही आपको यह 50% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।